हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तम से हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। बहुत मिसकॉन्सेप्शन है संघ के बारे में। हमसे पहले लोगों ने बहुत सारी बातें पहुंचा रखी है संघ के बारे में, बड़ी ऐसी जो इसका लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं संपर्क विभाग में हूँ ना, तो ऐसे लोगों से मिलता हूँ, तो अब बहुत सारा बदल गया। तो जब मैं प्रचार प्रमुख था तो संघ में भी इस बात की दुविधा रहती थी कि इसकी सूचना देनी है, इसका समाचार देना है कि नहीं देना है, करना है कि नहीं करना है। वो आप नहीं दोगे तो कुछ भी छापेगा, तो आप दे दो ना, क्या दिक्कत है भाई। वो यहाँ पर नौकरी करने आया, कहीं से कोई हम लोग उसने भेजा कम उसको, और वो उसको न्यूज़ नहीं देगा तो उसका काम क्या होगा? तो वो कुछ भी देगा। तो आप अपनी ठीक, अपने पास है क्या छुपाने का? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। जी हां, इस 100 बरस के इतिहास में सिमटे पड़े हैं ऐसे कई अनकहे किस्से, कई ऐसे कहे संस्मरण, जिनको आप यदि आज के परिदृश्य में देखेंगे तो लगता है कि क्या ऐसा कभी संभव था। लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने अपने आप को खपाया, चाहे बात अभाव की रही हो, चाहे प्रभाव की रही हो, लेकिन एक ही मार्ग पर चलते रहे और उस मार्ग पर चलते चलते केवल और केवल भारत माता की सेवा करने का जो प्रण लिया, उसे आज तक निभा रहे हैं। बिखरे सुमन पड़े हैं अगणित, स्नेह सूत्र से कर लें गुम्फित, माता के पावन चरणों में कोटि सुमन की माल चढ़ाएं, एक एक पग बढ़ते जाएं, बल वैभव का युग फिर लाएं। एक एक पग बढ़ते हुए अनेक कार्यकर्ता आगे चले हैं और अपने बचपन से लेके और यौवन तक को माँ भारती के चरणों में अर्पित किया, और तब जाकर संघ का जो परिवार जिसे कहा जाता है वो आज इतना बड़ा बना। इसी संघ कार्य में 5 दशक से अधिक का समय जिन्होंने व्यतीत किया है, ऐसे ही एक महानुभाव आज हमारे साथ में है। हम बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान विवेक जी गुप्ता का। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे आपसे कि इस संघ में काम करते हुए कितना समय हो गया, कितना कालखंड बीत गया? वैसे मेरे पिताजी संघ के प्रचारक रहे, तो जन्म से ही संघ की बात है, लेकिन शाखा में पहली जब बार मैं जाना हुआ? 7-8 साल का था, तब से तो मुझे याद है कि मैं संघ की शाखा पर जाने लगा। अभी 60 साल का हो गया, 53 साल हो गए। लगभग 52-53 वर्ष हो गए। क्या कुछ स्मृतियां अभी भी हैं कि पहली बार जब भगवा ध्वज के सामने गए होंगे, ध्वज प्रणाम किया होगा? हालांकि आयु जैसा आप बता रहे हैं 6-7 वर्ष की आयु रही होगी, तो लेकिन फिर भी कुछ स्मृतियां हैं, पहली पहली बार का अनुभव किस तरह का रहा होगा? मेरे पिताजी ने एमटेक किया बीएचयू से, फिर 3 वर्ष संघ के प्रचारक रहे। प्रचारक के बाद में उनका वैवाहिक जीवन शुरू किया श्री गुरु जी की आज्ञा से। तो मैं, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं संघ में ही पैदा हुआ जी। तो संघ के ध्यान में तो कब शाखा गया पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन 7-8 साल का था तब की कुछ घटनाएं ध्यान में आती है जी। कि मैं नगर का वर्ग रहता होगा, ऐसा रहता होगा, तो हमको बताते नहीं। अब मैं और हमारा एक साथी, हम 6-7 साल के बच्चे जाकर हमने देखा आज कोई नहीं आया, तो हमने जाकर ध्वज लगा दिया। अब एक कार्यकर्ता आए, कहने लगे तुमने ध्वज कैसे लगा दिया? अब तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो मैंने पहली बार प्रार्थना की उस समय, मैं 6-7 साल का हो रहा हूँगा। तो ऐसे बहुत सारे धीरे 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 अनुभव आए, लेकिन वो पहली बार ऐसा लगता है कि मैं उस समय प्रार्थना बोली और उसमें संघ के कार्यक्रम में निश्चित रूप से पहली बार जब आपने प्रार्थना बोली होगी, और लेकिन उसके पहले जिस तरीके का आप बता रहे हो कि परिवार का जो बैकग्राउंड है, पिताजी प्रचारक रहे, तो घर में संघ के कार्यकर्ताओं का तो निरंतर आना जाना रहा ही होगा। तो जब से आप कुछ समझने लगे होंगे, तब से कहीं ना कहीं संघ का वो विचार तो मानस पटल पर अंकित होने ही लग गया था। संघ में जिस तरीके से काम करते हुए अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण होते हैं, प्रारंभ में उस दौर में तो प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता ही होगा। तो मैं वहाँ बनारस में तो मैं 10 साल का था तब तक। जी। तो उस समय तो एक शीत शिविर किया था। शीत शिविर 2 दिन का?
2 या 3 दिन का था शिविर। मैं 9 साल का रहूँगा। 10 साल में तो बनारस छोड़ दिया। अच्छा, फिर बनारस के बाद कहाँ जाना हुआ? बनारस में क्या पिताजी की सरकार की नौकरी थी। हुँ, हुँ। एमटेक करने के बाद में वो इमरजेंसी लग गई 75 में। हुँ, इमरजेंसी लगी तो कष्ट आया क्योंकि पिताजी को जेल में था अच्छा। जाना पड़ा। हुँ, हुँ। और मैं 10 साल का था, मेरे 5 भाई-बहन, हुँ, हुँ। मेरा सबसे छोटा भाई तो गोद में ही था कि और पिताजी जेल में जाने के कारण और वहाँ मेरा को हमारे कोई पारिवारिक रिश्तेदार नहीं थे, सिर्फ़ संघ का ही सर्कल था। हुँ, हुँ। अब संघ के सर्कल के ज़्यादातर लोग बंद जी। और हम क्वार्टर में रहते थे, जो सरकारी कंपाउंड था उसमें ही रहते थे। हुँ, हुँ। एक सीबीआई का आदमी हमारे गेट पर और रोज़ कोई आकर कहे कि अब आपको तो छूटेंगे नहीं, अब आप जाओ। हुँ, हुँ। तो मेरी माँ कहती थी, "हम ऐसे तो नहीं जाएँगे।" जी। तो वो जो समय था मेरे को अ, टाइफाइड हो गया, मेरी माँ के पूरे शरीर में पानी हो गया हुँ, हुँ। और जो कष्ट था ना वो जी। ध्यान में आता है तो ऐसा लगता है कि लेकिन बहुत लोगों ने सहयोग किया। मतलब ऐसा सहयोग जिसको हम सोच नहीं सकते। मेरे पिताजी की दादी आई हुई थी बनारस में। हुँ, हुँ। वो रोज़ कहे मेरे को जाना है। अब हमारे पास मैं 10 साल का सबसे बड़ा माताजी कैसे छोड़ने जाएँ उनको? हुँ, हुँ। तो कार्यकर्ताओं ने उनकी व्यवस्था की, उनको छोड़ कर आए। गाँव हमारा फिरोज़ाबाद तो वहाँ छोड़ कर आए। हुँ। फिर पिताजी के पर पैरवी करनी है, जेल में मिलने जाना है। हुँ। तो बड़े रास्ते ऐसे थे जैसे थानेदार के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, फिर आप मिल सकते तो हो। वो सारे अनुभव आपने तो दिए उस समय। तो मैं तो सबसे बड़ा 10 साल का और हुँ। माँ मेरी, हम दोनों ही जाते थे। जी। तो वो जो अनुभव थे ना उससे लगा कि मतलब जीवन में सब संघर्षों में भी आनंद है। पर वो तो बहुत बाल मन रहा होगा 10 वर्ष में। आप कहने को कह रहे हैं कि आप बड़े थे, परिवार में बड़े थे, आयु के हिसाब से देखते हैं तो 10 वर्ष की क्या आयु होती है? मन में यूँ इस तरह का विचार नहीं आया कभी कि किस तरह के काम में लग गए, परिवार के सब लोग साथ रहते? आपातकाल में तो वैसे भी बहुत डराने वाली खबरें भी बहुत सी आती थी, बहुत यातनाएँ दी जाती थी। उनको लेके कभी इस तरह का विचार नहीं आया? ऐसा कभी लगता नहीं था क्योंकि संघ एक बड़ा परिवार है। संघ के परिवार में आपको अकेलापन कभी लगता ही नहीं और आप इस भाव से तो कभी खड़े नहीं होते कि हाँ, आप अकेले हैं। क्योंकि इतने लोग साथ में होते हैं, कोई भी कष्ट हो, कोई भी तकलीफ होती है मेरी उससे पहले भी बहुत सारे मैं तो सबके ध्यान में आती है तो माताजी को बहुत कष्ट हो गया। हुँ। तो सब समाज के आस-पास के लोग ऐसे होते हैं, वो समय भी ऐसा था। मेरे माताजी, पिताजी कहते हैं वो गोल्डन पीरियड था। अच्छा। क्योंकि जो पारिवारिक संबंध जो आपस आपस के संबंध वो ऐसे थे जो आज आप देखते नहीं हैं। तो जी। वो आनंद और वो सब कष्ट में भी आनंद, हुँ, वो उस समय मिला। फिर हमने 75 में छोड़ा फिर बनारस। पिताजी को 2 महीने 4 दिन के बाद में ही हुँ। जज ने छोड़ दिया, अच्छा। क्योंकि डीआईआर में बंद थे। उनको ले गए थे फैक्ट्री से, गेट पास वगैरह सब उसकी एंट्री थी और आरोप लगाया था कि चौराहे पे खड़े होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ भाषण कर रहे थे। अच्छा। तो वो प्रूव हो गया कि भई ये नहीं थे। हुँ, हुँ। तो जज ने 2 महीने 4 दिन में छोड़ दिया। फिर मीसा में बंद होना था तो बनारस छोड़ दिया। फिर मैं 7वीं वहाँ की थी हुँ, हुँ, हुँ। आधी जी। बनारस में, फिर आधी 7वीं मेरे गाँव से की, फिर 8वीं से दिल्ली में। 8वीं से दिल्ली में रहे, ठीक है। निश्चित रूप से जो कहा जाता है कि संघ का कार्य जो बढ़ता है, उसमें 2 प्रमुख बातें बताई जाती हैं। पहली बात है संपर्क और दूसरी बात है स्नेह। तो जो संपर्क और स्नेह की बात है, ये विवेक जी ने बचपन में ही अनुभव कर ली। आपातकाल के दौरान जिस तरह का कष्ट परिवार ने झेला, लेकिन उस कष्ट में से कहीं वितृष्णा वाला भाव नहीं आया, उसमें से और निखर के आगे बढ़ने का एक भाव प्रबल हुआ, संगठन के लिए काम करने का भाव और प्रबल हुआ। आपने बताया जिस तरीके से कि बचपन का समय काशी में बीता, फिर आप दिल्ली आए, अभी जयपुर में आप लगभग ढाई दशक से रह रहे हैं और कहाँ-कहाँ जाना-आना हुआ, यायावर किसी एक प्रकार से ज़िंदगी हो गई ना? तो पहले तो मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। जी। पिताजी ने कहा कि मैं प्रचारक रहा, हाँ। तो मेरे दादाजी ने श्री गुरु जी को पत्र लिखा कि मैंने एमटेक पढ़ाया, ये पढ़ाया और उसके बाद में ये तो श्री गुरु जी का एक पत्र आया पिताजी के पास हुँ। कि अभी आप मनुष्य रूप में समाज का काम करते हैं, चतुर्भुज रूप हो, हुँ, हुँ। ध्यान रहे चतुष्पाद नहीं हो। चतुर्भुज हो, चतुष्पाद नहीं हो, हाँ, बड़ी बात तो कही। गुरु जी का पत्र लेकर उस समय पिताजी के जो पालक थे, उस समय भिड़े जी थे, उनके पास गए। भिड़े जी ने कहा कि गुरु जी की आज्ञा है, विवाह करो। हुँ।
तो पिताजी ने विवाह किया उस समय। और जब दिल्ली आ गए तो दिल्ली में मैं 8वीं से पढ़ना शुरू किया। सब वहीं शाखा शुरू हो गई। जी। भाई वहाँ से शुरू हो गई थी, यहाँ दिल्ली में आए तो जहाँ पिताजी जाते वहाँ शाखा लगनी है, हुँ। नहीं भी होगी तो लगेगी। तो वहाँ से शुरू हो गई और फिर अभी तक लगातार कर रहे हैं। दिल्ली के बाद में कुछ समय अम्बाला रहा। अच्छा। बाकी भारतवर्ष के करीब-करीब 50-60 जगह पे आपका रहना हुआ? मैं वैसे रहा हूँ, कभी कुछ, कभी किसी कारण से। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर दिल्ली में रहा और ये मैं अब समय जयपुर में बिताया। तो पहले कुछ समय जो है वो देश की राजधानी में और फिर राजस्थान की राजधानी में, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि लगभग 50 शहरों में आना-जाना हुआ। वैसे भी कहा जाता है कि आप जितना घूमते हैं, जितना भ्रमण करते हैं, अलग-अलग तरह के लोग आपको मिलते हैं, आपको भारत को जानने का एक अवसर मिलता है और देश के अनेक महापुरुषों ने भी भारत को यदि पहचानने की, भारत को जानने की बात जब उनके मन में उठी, तो वे निकल पड़े भारत भ्रमण के लिए। आज के इस दौर में खैर कुछ राजनेता अलग कारणों से भी यात्राएँ करते हैं, हम उस पर नहीं जाएँगे। लेकिन चर्चा ये करना चाहेंगे कि संघ में जो शिक्षण वाली परंपरा है, उसमें किस तरीके से आप आगे बढ़े? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष? प्राथमिक वर्ग और प्रथम वर्ष तो दिल्ली में हो गया। जी। दिल्ली में जब मैं था प्रथम वर्ष कौन से सन में हुआ होगा, कुछ याद आ रहा है? 2001 में हुआ शायद। 2001 में प्रथम वर्ष हुआ? पिताजी क्या मेरे ज़्यादा सक्रिय थे, अच्छा, तो मेरे को घर की ज़िम्मेदारी मानकर मेरे को कोई कहता नहीं था वर्ग में जाने को। इसलिए वो समय बहुत लग गया ना? 2001 में मेरा प्रथम वर्ष हुआ, फिर 2005 में द्वितीय वर्ष हुआ और 2013 में तृतीय वर्ष हुआ। अच्छा। तो बाकी ज़िम्मेदारी वहाँ दिल्ली में नगर कार्यवाह की थी, हुँ, हुँ। दिल्ली की रचना में। जी। फिर यहाँ आया तो यहाँ पे दायित्व बदलते रहे तो अलग-अलग ठीक जगह। प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संघ को जो समझने का जो अवसर था, वो तो आपने जब दिल्ली में आपने काम किया, उसी समय कौन-कौन कोई प्रचारक उस समय ध्यान में आते हैं जब आपने काम दिल्ली किया की तो? बहुत अद्भुत घटनाएँ हैं। जी। दिल्ली में हम 5 भाई-बहन हैं, तो मेरे पिताजी एमटेक होने के बाद भी एक जीवन में संघ का कार्यकर्ता के नाते ईमानदारी से जीवन जीने का निर्णय। हुँ। तो बहुत टॉप पोज़ीशंस पे सभी जगह भ्रष्टाचार इतना आगे रहना मुश्किल था हुँ। और पैसे अपने पास कभी होते नहीं थे। बहन 3 मेरी, तीनों की विवाह करना और हमारे समाज में ऐसा मानते हैं कि उस समय हुँ, हुँ। मैं जाता था तो कहने लगे कितने का सौदा चाहिए? अच्छा, हमारे बहन के सीधे-सीधे दहेज वाला इतना हाँ, बड़ा हाँ, मामला था। कितने का सौदा हुँ, चाहिए? हुँ। तो फिर मेरी बहन एमएससी, बीएड थी, सेंट्रल स्कूल में उस समय पढ़ाती थी, बाद में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रिटायर हुई। तो वो उसका विवाह सबसे पहले और उसके हार्ट के वॉल में छेद। अच्छा, तो पिताजी ने संघ का संस्कार ये था कि भई ये भी बता के करना है कि अच्छा। इसके हार्ट के वॉल में छेद है। हुँ, हुँ। तो आपने जैसे कहा ना संघ का कैसा, हुँ, हुँ। तो विवाह होने की कोई संभावना नहीं लगती थी। मेरी माँ मेरे को पिताजी को जगा देती थी, नींद कैसे आती तुमको? हुँ, हुँ। हमारे घर पर प्रेम कुमार जी विभाग प्रचारक थे उस समय। अच्छा। अभी अखिल भारतीय दायित्व है उनके पास में। हुँ। तो वो आते थे। मेरे पिताजी जिला कार्यवाह थे वो, तो सप्ताह में 2 बार आना होता था। माताजी उनके ये तो पागलों की तरह लगे रहते हैं, हुँ, हुँ। इनका क्या होगा बच्चियों का? तो प्रेम जी गोयल दिल्ली प्रांत प्रचारक थे। एक अच्छा। वर्ग में उन्होंने बुलाया पिताजी को। हुँ। वहाँ के मुख्य शिक्षक जो थे वर्ग के, उनको मेरे पिताजी को कहा इनसे बात कर लो। हुँ, हुँ। और पिताजी ने बताया मेरी बेटी ऐसे-ऐसे है, उसके हार्ट के वॉल में छेद है। हुँ। और तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे को बता दिया, मेरे माता-पिता को मत बताना। विवाह हो गया। हुँ। विवाह भी ऐसा जोरदार हुआ कि दिन का विवाह हुँ। और रज्जू भैया उस समय सोहन सिंह जी ऐसे सब लोग आए थे हुँ, हुँ। और मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार रुपए में हमने सब काम कर दिए थे। अच्छा। मतलब और दिल्ली में मतलब विवाह करना, इतने बड़े लोगों के साथ करना, हुँ, हुँ। तो ऐसा आनंद आज भी लोग याद करते हैं। जी। तो संघ का एक पुण्य ही है जिसका निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और संगठन के लोग एक दूसरे का कैसे सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता उसमें इस तरीके से धीरे-धीरे शनय-शनय काम भी होता है और फिर आपस का स्नेह प्रेम जैसा मैं प्रारंभ में भी कह रहा था कि स्नेह ये सबसे बड़ी पूंजी है और शायद जो लोग संघ पर रिसर्च करते हैं उन्हें उस तत्व तक पहुंचना पड़ेगा यदि ठीक से संघ को समझना है तो कई बार हम बात करते हैं कि संघ को जो बाहर से लोग देखते हैं उसको समझते हैं वो कई बार
बार संघ की शाखा को देखते हैं दूर से, उनके मन में बड़े भ्रम पैदा हो जाते हैं कि जिस तरीके से शाखा का जब आखिरी चरण रहता है, उस समय जब प्रार्थना होती है, एक पंक्ति में लोग खड़े होते हैं, कोई पीछे से आते हैं, आगे जाते हैं, तो ये कई लोगों से सुनने को मिलता है कि आखिर जो मूल तत्व की बात है, वो कौन व्यक्ति पीछे से आता है, आगे वाले के कान में कुछ बोलता है, फिर साइड से कोई आता है, वो कुछ सुन के आगे बढ़ता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जब आप भीतर जाएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि मूल तो है कार्यकर्ताओं की संभाल और मूल है स्नेह। आपने बहुत अच्छी घटना ये इस तरीके की बताई और निश्चित रूप से उस समय आप भी धीरे-धीरे संघ के काम में आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसा आपने बताया कि चूँकि पिताजी बहुत अधिक सक्रिय रहते थे, तो आपको अवसर देरी से मिले। क्या लगता है, मन में कुछ इस बात को लेके मलाल रहता है कि देरी से क्यों मिले? मैं तो शुरू से मुख्य शिक्षक कार्यवाह सिर्फ अच्छा, संघ शिक्षण की अच्छा बात है, बाकी तो मैं दायित्व तो शुरू से ही रहे। हाँ, शिक्षण में थोड़ी-सी शिक्षण में थोड़ा तो वो विलंब कोई हुआ। 20 दिन 25 दिन जाना है, तो जी। मेरे पास जिम्मेदारी घर की भी रहती थी, इसलिए नहीं थे। वो पिताजी जाते होंगे हाँ, उस समय वर्गों पिताजी में जाते थे। इसलिए। तो आपका वर्गों में जाना आना कब से क्या प्रारंभ मैं जब हुआ? वर्क करने प्रथम वर्ष गया तो बाकी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कहा शिक्षक आए हो, मैंने कहा शिक्षार्थी आया हूँ। तो सब लोग जानते थे भाई मैं वर्गों में, बाकी सब में अभ्यास वर्गों में रहता था, हाँ, हाँ। लेकिन वो संघ शिक्षण जो है ना वो तो फिर ये भी बड़ी जोरदार बात है कि आप गए शिक्षार्थी के रूप में और लोगों को लग रहा था कि क्या शिक्षक के रूप में आए हैं। तृतीय वर्ष हुआ 2005 में? 13 में 2013 में हुआ। 2005 में सीकर से द्वितीय वर्ष हुआ। 2005 में द्वितीय वर्ष हुआ। अच्छा, संघ शिक्षा वर्गों में इनमें शिक्षक के रूप में भी जाना आना हुआ? अभी पिछले वर्ष से 2 वर्ष तो मुख्य शिक्षक था, हुँ, उससे 1 वर्ष पहले शिक्षक था। जी। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, भाई आप तृतीय वर्ष करके आते हो तो आग्रह ये रहता है कि 3 वर्ष तो कम से कम शिक्षक रहे। तो मैंने वो क्या अभी विषय आपका प्रमुख रूप से रहता है वर्गों तो में? मुख्य शिक्षक में तो सबको हाँ, संभालना मुख्य होता है, शिक्षक बाकी मेरा विषय तो दंड रहता है। अच्छा, दंड आपका विषय रहता है और बचपन का कोई गीत अभी ऐसा याद है जो बचपन में गुनगुनाते होंगे संघ की हमारा शाखा जो में? मेरा प्रिय गीत है, जी। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। हुँ, तो हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। बहुत अच्छा है गीत और संघ के जो गीत भी हैं, हम समझ सकते हैं कि उनमें पीछे जो भाव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उस भाव के कारण ही हज़ारों लोग अपना घर परिवार छोड़ के माँ भारती की सेवा के लिए अपना जीवन, अपना समय न्योछावर करते हैं। निश्चित रूप से आपसे जानना ये चाहेंगे, इतना लंबा कालखंड आपने तो देखा है पिताजी के समय से लेके और अब तक आपको खुद को भी जिस तरीके से हम अभी कैलकुलेट कर रहे थे 52-53 वर्ष तो हो ही गए हैं। उस दौर में वो जो शीत शिविर जो आपने पहली बार किया होगा और इस समय जो परिचय वर्ग होते हैं या शीत शिविर होते हैं, क्या अंतर महसूस होता है? दिनचर्या को लेके क्या कुछ पहले अधिक कठोरता थी या अब अधिक कठोरता है या क्या परिवर्तन यदि 50 वर्ष पहले का या मान लीजिए 35-40 वर्ष पहले का और आज का कैसा लगता है? हमारे एक प्रचारक हुए, संघ के प्रचारक हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी, जी। उनकी एक बात बहुत बढ़िया लगती है। उन्होंने कहा यू कैन नॉट बाथ इन सेम रिवर हुँ, एनी टाइम। आप एक बार एक नदी में स्नान करने गए, दोबारा अगर उसमें डुबकी लगाते हो तो पानी जितना बह गया ना वो तो निकल वो तो निकल गया। गया। तो हर बार आप नए स्नान करते हो। जी। तो संघ में ये तो है कि आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं। हुँ, संघ का मूल चिंतन जो है उसको नहीं बदलते, हुँ, बाकी प्रयोग सब कर सकते हैं, इसलिए संघ में बदलता कुछ नहीं है। श्री गुरु जी का एक वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हुँ, उन्होंने कहा देखो दुनिया में कम्युनिज्म हुँ, वो किस आधार पर चलता है कि मजदूर और उसके मालिक के बीच में जितना आप द्वेष पैदा करोगे हुँ। उतना उनका काम चलेगा, और संघ का काम उतना ही आत्यंतिक प्रेम, जितना प्रेम होगा उसके आधार पर चलता है। तो संघ का काम तो वैसे ही जैसा पहले था वैसा ही आज भी प्रेम है, नहीं, वैसा ही आत्यंतिक प्रेम तो है, काम तो वही है, विचार वही है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर, कुछ प्रक्रिया के आधार पर कुछ परिवर्तन लगता है। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, जो मेरे को थोड़ा-सा अनुभव से ध्यान में आता है कि लगभग आज के 3 दशक पहले, 4 दशक पहले की बात करें, तो उस समय जो संघ शिक्षा वर्ग होते थे, उनमें जो भोजन होता था और आज जो संघ शिक्षा वर्गों में भोजन होता है, उनमें अंतर है कि नहीं है? देखिए बहुत सहज बात है। संघ के पास साधन जब नहीं थे
तब उस हिसाब से रहना पड़ता था। तो ये होता था ना कभी कि एक रोटी आई और फिर विसिल बज गई कि आज का भोजन हो गया है। मैं प्राथमिक वर्ग जब करने गया तो एक जी। मेरे साथ में मित्र था मेरा, वो भी मतलब वहाँ वही मित्र बना। वो कहता था बैलेंस डाइट तो दिया करो। ये क्या है? इसमें पानी ही पानी होता है ऐसा। तो हमारे हाँ, सुरेश राव जी केतकर उस समय वर्ग में रहे। जी। तो मैंने कहा उनके पास चलो चलते हैं। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि देखो संघ में तो ऐसा है, यहाँ तब करने आते हैं। हुँ। और हमारे वर्गों में तो सोहन सिंह जी आते थे ना, अगर बढ़िया खाना बन गया ना तो कहने लगे इसमें थोड़ा मिट्टी डाल दिया करो। अच्छा। ऐसे बातचीत करते थे मज़ाक में। मजाक में। जी। भाई संघ में तपस्या करने आते हैं। हाँ। और एक मेरे कर्नल एयर विंग कमांडर रिटायर्ड, वो मेरे साथ में जब नगर कार्य हुआ था, नगर के प्रौढ़ कार्य, हुँ। वो पंजाब गए वर्क करने। तो वो मेरे को आके कहते इतना बढ़िया खाना देकर वर्क थोड़ी होता है। तो तो परिस्थितियाँ जैसी हो जहाँ होती है ना वैसा होता है। संघ में ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है हुँ, हुँ। कि खाना क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, आप सोते कैसे हो, रहते कैसे लेकिन हो। जो नया-नया एकदम नवयुवक आता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें यूँ सोच के आता होगा, फिर वहाँ कैसी क्या स्थिति होगी, तो पहले उसको सँभालने की जो बात है, जैसे मान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा वर्ग में कोई नए कार्यकर्ता एकदम कई बार परिचय के हिसाब से भी आते हैं, जिन्होंने पहले कभी संघ के कार्यक्रमों में नहीं गए और उनके सामने ये स्थिति हो जाए कि 1 चपाती, डेढ़ चपाती आई और सब्ज़ी आलू की ऐसी आई जिसमें आलू ढूँढते रह जाओगे, तो फिर उनको थोड़ा-सा समझाना वो अलग रहता होगा विषय? प्राथमिक वर्गों में भी मैं शिक्षक भी रहा हूँ, वैसे भी रहा हूँ। जी। सभी तरह के लोग आते हैं। हुँ। एक एक कार्यकर्ता कहते साहब मैं तो सब्जी नहीं खाता। हुँ, हुँ। अब सब्जी के अलावा वहाँ तो दूध दही तो मिलने वाला नहीं है वर्ग में। ठीक बात है। तो किसी दिन गुड़ मिल गया उससे खा लिया, लेकिन उनका आनंद बहुत रहता था। हुँ। मतलब आदमी को ये कष्ट नहीं रहता था कि मेरे को क्या मिला नहीं क्या। जैसे वो समाज में माहौल जो वो आनंद वाला होता जो है। आनंद है ना वो वहाँ जो मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए आदमी को लगता है देखो दुनिया में क्या है, एक दूसरे को नीचा ऊंचा करने का भाव रहता है हुँ, अपने हुँ, आप को। यहाँ क्या है, सबको आगे बढ़ाने का भाव रहता है। तो हुँ। इसलिए संगम में तो जो आता है ना उसको कभी ये सब चीजें बहुत ध्यान में आती नहीं है, और आगे ही तो कुछ दिन में निकल जाती है। बातों-बातों में एक बहुत बड़ी बात संघ को समझने वाले लोगों के लिए आ गई है कि संघ में भाव क्या रहता है। आप अन्य क्षेत्रों में देख सकते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो या फिर और अन्य सामाजिक संगठन हों, उनमें जब पद के लिए लड़ाई होती है, चुनाव होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक कार्यकर्ता अपने से पीछे वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात करता है और ऐसा भी कहा जाता है कि आपको जो ज़िम्मेदारी मिली है 1 वर्ष के लिए, आप उस ज़िम्मेदारी के लायक उस 1 वर्ष में 2 नए कार्यकर्ता तैयार करेंगे तो आपका कार्यकाल सफल है। एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि यहाँ पद नहीं होता, ज़िम्मेदारी होती है और उसको यदि लोग वास्तव में उसी भाव के साथ जीते हैं, तो निश्चित रूप से काम भी आगे बढ़ता है। विवेक जी, जैसे आपने बताया कि लगभग 50 शहरों में आपका रहना हुआ और उसमें भी ख़ास तौर पर देश की राजधानी की बात हम करते हैं या राजस्थान की राजधानी की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से जैसे खान-पान बदलता है, कुछ जगह पर वेशभूषा बदलती है, ठीक उसी प्रकार से काम करने का तरीका भी बदलता है, रंग-ढंग भी बदलता है। क्या लगता है राजस्थान में जो काम है और अन्य जगह पर जो काम है, उसमें क्या कुछ अंतर आपको कुछ परिवर्तन लगता है संघ थोड़ा बहुत? संघ का काम जो है, मेरे पिताजी, हम जब दिल्ली से यहाँ आए तो पिताजी आए तो शाखा पर गए। पिताजी से लोगों को लगता दिल्ली में कैसा काम है, ऐसा उत्साह भी रहता है। हुँ, हुँ। तो पिताजी से पूछा कि दिल्ली में कैसा है संघ का काम? तो पिताजी ने जवाब दिया शरीर का तापमान सब जगह एक सही। तो संघ तो हाँ, मैं अभी तमिलनाडु रह के आया। जी। तमिलनाडु में भी संघ के मेरे को उनकी भाषा, उनकी मेरी भाषा उसमें दिक्कत थी। हुँ, हुँ। लेकिन जो प्रेम है ना, संघ में बेसिक चीज़ है आपका आपस का प्रेम, और वो सभी जगह मिलता है हुँ, और सबको अपनापन लगता है। मैं कहीं जाकर ये नहीं लगता कि मैं कहीं ऐसी जगह आ गया जहाँ पर जी। कोई अजीब-सी जगह है। अ, मतलब तमिलनाडु जैसी जगह में जहाँ पर भाषा की समस्या, हुँ, हुँ। वहाँ पर मैं इतने सहज रहा, मैं और पत्नी रहे, इतने कितने समय सहज रहना रहे हुआ? हैं। कितने समय रहना हुआ? कोई 6, 7, 8 महीने रहे अच्छा, और ऐसे रहे, एक गाँव में रहे। अच्छा। तो वहाँ की सब चीज़ों में जिसमें सब्ज़ी लेने जाओ तो नहीं समझ में आए उसको, और आटा क्या सब तरह की दिक्कत थी, लेकिन खूब आनंद था। हुँ, हुँ। क्योंकि जितने लोग हैं ना, सब भारत की प्रकृति है
स्नेह करने की। भारत की प्रकृति है एक दूसरे को सहयोग करने की, ये सभी जगह है। निश्चित रूप से संघ की शाखाओं में एक सुभाषित बोला जाता है। सुभाषित मतलब संस्कृत का एक श्लोक बोला जाता है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जो व्यक्ति इस भाव को जीता है, वो चाहे देश में कहीं चला जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, चाहे आप गुजरात से लेके और असम नागालैंड तक जाओ, जब पूरी भारत भूमि हमारे को अपने गांव के जैसे लगती है, वहां पर रहने वाले सब अपने सगे भाई के जैसे लगते हैं, तो फिर परिवर्तन किसी प्रकार का, किसी प्रकार की असुविधा का तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संघ में काम करते-करते किस-किस प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ रही? शाखा में जैसे गणनायक, मुख्य शिक्षक से हम घटनाएं, प्रारंभ गण करते शिक्षक, हैं। मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, नगर कार्यवाह, फिर सभी तरह के संघ के दायित्व रहे। अच्छा, संघ के बहुत सारे संगठन भी हैं, आनुषंगिक संगठन जिनको कहते हैं, तो जिस तरीके से आजकल गतिविधियाँ भी हैं, बहुत सारी अलग-अलग श्रेणियाँ हो गई हैं, संगठन श्रेणी, जागरण श्रेणी, तो सीधे संघ में शाखा के काम के अलावा भी किसी काम की ज़िम्मेदारी कभी रही? संघ में के अलावा वैसे विश्व हिंदू परिषद में भी दिल्ली में जिम्मेदारी रही मेरे पास अच्छा। कुछ समय। बाकी संघ के अलावा संघ में जैसे संपर्क विभाग, प्रचार विभाग, अ, संघ के प्रौढ़ विभाग, हुँ, हुँ। ये सब प्रौढ़ विभाग की भी ज़िम्मेदारी मिल गई? प्रौढ़ प्रौढ़ विभाग भी रही। अच्छा, प्रौढ़ विभाग के बाद में महानगर कार्यवाह हो गया मैं। जी। संघ में ये जोरदार है कि आपको ये पता नहीं कि आपको क्या ज़िम्मेदारी होगी, हुँ, और जो है मिल गई वो उसको आनंद से निभाइए। जी। और जब आपको ये लगे कि हाँ, आपसे बढ़िया कोई कार्य करता है तो बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए। जी। तो वो संघ में तो सीधे-सीधे संघ के अलावा विश्व हिंदू परिषद में भी विश्व काम हिंदू करने परिषद का में अनुभव दिल्ली रहा? में रहा। कितने कितने समय तक 2 क्या वर्ष ज़िम्मेदारी 2 रही? वर्ष ज़िम्मेदारी रही, प्रखंड मंत्री की ज़िम्मेदारी रही। अच्छा, क्या कुछ अंतर लगा? क्योंकि सामान्यतः ऐसा कहा जाता है ना कि जिन लोगों की आदत हो जाती है सुबह जल्दी उठ के और शाखा जाना और वो सारा, ठीक है, शाखा तो नियमित रही ही होगी, लेकिन फिर काम करने की प्रकृति थोड़ी-सी बदल जाती है अलग संगठनों में ना? देखिए, ऐसा अपनी दृष्टि नहीं रही। मेरे मेरे को ऐसा लगता है, वहाँ कुछ लोग ऐसे दिखते थे कि भई बोर्ड लगा लिया, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री, हुँ। ऐसे। तो मैं थोड़ा टोकता-टाकता था। अच्छा। मैंने कहा ये क्या है? हाँ, लेकिन हाँ, उधर विश्व हिंदू परिषद में जाने के बाद में लोगों को थोड़ा राजनीतिक रुचि भी आई, ऐसे सब चीज़ें हुई। हाँ, हाँ। मेरे दृष्टि में तो मैं तो क्या, दत्तोपंत ठेंगड़ी का एक भाषण या पुस्तक भी पढ़ी तो उसमें लगा कि शाखा संघ का जो है ना मूल प्राण है। हुँ। तो नियमित शाखा जाने वाले की विकृति ये सब सामान्यतया तो ये सब बातें आती नहीं ध्यान में। नहीं, पर जैसे अब आपने ये बताया, ये चीज़ तो बहुत लोगों के ध्यान में आती है ना कि शाखा में, संघ में सीधे ज़िम्मेदारी है, तो कोई व्यक्ति कहीं ये लिखेगा नहीं नगर कार्यवाह है, जिला कार्यवाह, विभाग कार्यवाह, कहीं नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे विश्व हिंदू परिषद की बात आ गई, तो वहाँ वो अपने दायित्व की ये सब चीज़ें, तो उसमें तारतम्य आराम से बैठ गया या फिर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो जहाँ नहीं, पर अपने कारण कोई वहाँ के कार्यकर्ताओं में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मेरे को रिगार्ड मिलती थी, जी। क्योंकि मैं नियमित शाखा का स्वयंसेवक था। वहाँ बड़े-बड़े लोगों को भी मैं अगर थोड़ा टोक देता था, हुँ, हुँ। तो उनको लगता था कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, इसलिए अच्छी बात थी। अच्छा, संघ में भी जैसे अभी आपने बताया कि अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ रही, प्रचार विभाग की भी ज़िम्मेदारी रही आपके पास में, संपर्क विभाग की ज़िम्मेदारी अभी है आपके पहले भी पास थी। में, पहले भी रही है। तो ये जो अलग-अलग काम है, इनमें सर्वाधिक आनंद का काम आपको कौन-सा लगता है? सभी आनंद के हैं, मतलब जिस संघ का काम एक है। ये तो एक आदर्श स्वयंसेवक वाली बात हो नहीं, गई नहीं। कि भई जो संघ ने कह दिया, वो काम करना है। लेकिन एक सामान्य सामान्य व्यक्ति के जैसे बात करेंगे कि एक थाली है, उसमें 5 तरह की सब्जियाँ हैं। अब सामान्य व्यक्ति, साधु व्यक्ति तो ये कहेगा ठीक है, ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मन के एक कोने में रहता है कि हाँ, मेरे को भिंडी पसंद है, मेरे को दाल अच्छी लगती है। तो ऐसे अपनी प्रकृति के अनुसार देखिए, कौन-सा काम संघ में बहुत अच्छा लगता देखो आप जो है ना, मैंने बाले बाला रखा, तो एक कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनके पास जाता था। गीता के ऊपर उनका एक दिन प्रवचन था। गीता में 3 गुण बताए, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो मैंने वो उसमें उन्होंने कहा कि भोजन की थाली परस कर आई, है? हुँ, उसमें नमक कम। तो तमोगुणी व्यक्ति चिल्लाता है, थाली इधर-उधर फेंक देता है, ऐसे भी करता है। हुँ, हुँ। रजोगुणी थोड़ा ज़ोर से बोलेगा, क्या कर दिया? तो वो पीछे से आगे नमक डाल जाएगी। सतोगुणी कहेगा, अरे भगवान ये क्या हुआ? तो उसको ध्यान हो जाएगा। पर उनका कहना है कि देखो ये सब जो है ना, इनसे ऊपर एक व्यक्ति होता है, हुँ, वो भगवान को भोग लगाता है। भोग लगाकर उसको जो मिलता है ना, उसको वो आनंद से पाता है। उसमें उसको अधिकार नहीं होता कि भई इसमें कमी क्या है, हुँ, क्या हुँ। अच्छा है। तो संघ का काम भक्ति का काम है। इसमें कोई ऐसे राग, द्वेष इन सब से कोई संघ का काम कर नहीं सकता।
संघ में भक्ति है तो आपको जो मिलता है ना उसमें खूब आनंद आता है। मैं प्रौढ़ प्रमुख रहा हम्म, तो ऐसे कहते थे लोग कि भाई एक एक घर में गए, वो हमारे एक प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा उनको बताया होगा किसी को प्रौढ़ प्रमुख, तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम्म। भाई साहब ये इनको ये दायित्व के अलावा कुछ और दे दो, ये तो इतने बूढ़े थोड़ी है। लेकिन मेरे को उस काम में भी खूब आनंद आया। तो काम तो संघ में क्या है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब उसका निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से विवेक जी ने विषय रखा है कि यदि भक्ति का विषय आ जाता है तो फिर वहां आप निरुत्तर हो जाते हैं, वहां कुछ और प्रति प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हालांकि मैं जानना चाह रहा था कि मन के निकट कौन सा काम अधिक रहा, लेकिन यदि भाव भक्ति का ही है, राष्ट्र भक्ति का है, देश भक्ति का है, संगठन की भक्ति का है, तो विषय फिर अलग निकल जाता है। खैर, संघ की शाखाओं में जाने के कारण, संघ के कार्यकर्ताओं से मिलने के कारण और उस मैं कहूं कि समाज में एक तरीके से अधिक समय देने के कारण, क्या लगता है जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में कुछ विशेष बातें होती हैं? क्या लगता है यदि शाखा में नहीं जाते, यदि ये परिवार इस तरीके का नहीं मिला होता, तो कौन सी चीज अधूरी रह जाती? जो आज है उसमें क्या कमी रह जाती, क्या लगता है? ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा है कि मेरे को ऐसा सब जीवन मिला। मेरे हिसाब से ऐसे कर्म नहीं रहे, लेकिन ऐसा भगवान ने ऐसी कृपा की तो ये सब मिला। और मैं मानता हूँ आर्थिक रूप से, आज सांसारिक दृष्टि के हिसाब से आप बहुत कुछ मिलता नहीं है। अपने सरसंघचालक जी कहते हैं ना, यहाँ आकर देने वाला ही सब लूट जाएगा, इसके लिए आओ। तो वाकई इसमें आनंद उसमें जो लेता है ना, जो घर फूके आपने साथ हमारे होए हैं। तो संघ का काम तो ऐसे करने का है। जी। और मैं, जैसे मैंने बताया ना मेरी बहन की वो घटना, हाँ, हाँ। अब आपको कब चमत्कार मिलता है, कब जीवन में ये जो भगवान का काम करते हुए कब भगवान आपको कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा देता है, ये अनुभव एक नहीं है, हजारों है। मतलब मैंने तो अपने जीवन में हजारों अनुभव किए हैं। जी। इसलिए ये संघ का काम है ना, ईश्वर का काम है। ईश्वर ने मेरे को निमित्त माना है। मैं अपने जीवन में हनुमान जी को आदर्श मानता हूँ। अच्छा। हनुमान जी जैसा अगर मेरे मन में भाव बना रहे कि मैंने नहीं किया, भगवान ने मेरे को निमित्त माना और मैं उस भाव से करता हूँ, अगर ये बना रहे तो ये भगवान की कृपा, मैं ये मानता हूँ भगवान ऐसी बुद्धि बना। हनुमान जी को आप आदर्श मानते हैं, हनुमान जी की आराधना भी करते होंगे, तो क्या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राम मानते हैं? मतलब एक प्रकार से भाव तो यही हो गया। देखिए, भगवान ने जो काम दिया, जी। मैं हनुमान जी को ही मानता हूँ। मैं बहुत जगह कहता हूँ कि हनुमान जी सीता का पता लगाए, लंका जलाए, भगवान ने भी कह दिया प्रति उपकार करूंगा, तो हनुमान तुमने वो उपकार किया कि मैं प्रति। तो सामान्य मेरे जैसा व्यक्ति पागल हो सकता है कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। सब वानरों ने भी उनकी जय जयकार की सब जगह। तो हनुमान जी क्या भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं भगवान त्राही त्राही, भगवान भगवान मुझे बचाओ, कहीं मैंने तो ऐसा नहीं हो जाए कि मैंने किया। आपने मेरे को चुना, मेरे को अंगूठी दी। मैं वहां जाकर, भाई मैं पेड़ पर बैठा था तब तक त्रिजटा से कहलवा दिया कि एक बानर आया, उसने लंका जलाई। आपने सूचना की लंका जला के आनी है, मेरे को आग लगवा दी। मैं तो कूद ही सकता था, चले बनो 49, मतलब सारे आपने चलाए, मेरे को श्रेय दे रहे हो, ये सबसे बड़ा ऐसा है कि कहीं मेरे मन में ये भाव नहीं आ जाए। तो भगवान का काम जो है ना, ये संघ का काम ईश्वर का काम है। मेरे को निमित्त मानकर भगवान ने अगर इस काम के लिए लगा रखा है, तो वो हनुमान जी की तरह मन में भाव रहना चाहिए कि हाँ मैं उस भाव से करता रहूं जी। भगवान मेरी बुद्धि ऐसे बनाए रखे, बस इतनी बात। एक दौर में संघ की खबरें जो आती थी मीडिया में, मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूं चूंकि आप प्रचार विभाग से भी जुड़े रहे हैं, उन खबरों में जो सामान्य मीडिया में खबरें आती थी वो तथ्य से परे होती थी, कपोल कल्पनाओं पर आधारित होती थी, क्योंकि संघ की तरफ से भी एक पक्ष नहीं रखा जाता था या कम रखा जाता था। आपने जब प्रचार विभाग में काम किया तो बहुत सारी चीजें आपके समक्ष आई होंगी, बहुत सारे पत्रकारों से भी मिलना हुआ होगा। क्या लगता है कि एक दौर में तो ये स्थिति थी कि जानकारी नहीं आती थी, दूसरा दौर ये हुआ कि सीमित जानकारियां आने लगी, आज के इस दौर की बात करें तो संघ की बहुत सारी खबरें, और उसमें भी जहां तक मुझे लगता है 90% से अधिक खबरें भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर जिस तरीके से बनाई जाती हैं, उस पर क्या कहना है आपका? संघ का मैं प्रचार प्रमुख रहा तो एक जिम्मेदारी ऐसी होती है जिसमें कि आपको संघ को मीडिया में रिप्रेजेंट करना, और बहुत मिसकॉन्सेप्शन है संघ के बारे में। दुनिया हमसे पहले लोगों ने बहुत सारी बातें पहुंचा रखी हैं संघ के बारे में, बड़ी
ऐसी जो इसके लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं संपर्क विभाग में हूँ ना, तो ऐसे लोगों से मिलता हूँ, तो अब बहुत सारा बदल गया। तो जब मैं प्रचार प्रमुख था तो संघ में भी इस बात की दुविधा रहती थी कि इसकी सूचना देनी है, इसका समाचार देना है कि नहीं देना है, ये करना है कि नहीं करना है। तो हमारे जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे, वो बार-बार कहते थे, देखो भई, आपको कोई मीडिया वाला, आप पहले तो संघ को कोई न्यूज़ दो तो नहीं छपती थी। संघ को कोई बहुत सेंटर प्रेस में मानता नहीं था। अब मीडिया के पास में न्यूज़ चाहिए संघ की। वो आप नहीं दोगे तो कुछ भी छापेगा। जी। तो आप दे दो ना, क्या दिक्कत है? भाई वो यहाँ पर नौकरी करने आया, कहीं से कोई अब उसने भेजा उसको, हाँ। और वो उसको न्यूज़ नहीं देगा तो उसका काम क्या होगा? तो वो ठीक कुछ बात। भी देगा। तो आप अपनी ठीक अपने पास है क्या छुपाने का? अपने पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हाँ, जो आप कह रहे हो ना, बीजेपी के साथ जोड़कर लोगों को जोड़ते थे, वो भी हमने 4 साल में प्रचार प्रमुख रहा जयपुर में, तो सब मीडिया के प्रमुख लोगों से मिला। तो हमने एक आग्रह किया कि देखो, आप जो संघ की बाइट देखता है ना, उसको आप बीजेपी या राजनीति की बाइट वाले ही क्यों रखते हो? तो उसकी दृष्टि वही रहती है। संघ राजनीतिक संगठन है ही नहीं, संघ सांस्कृतिक संगठन है। तो कई मीडिया हाउस ने वो अपना जो उसका बदला। अच्छा, ऐसा परिवर्तन हुआ आपके संपर्क के कारण? 2-3-4 जगह उन्होंने बदला। उसका कारण संघ की एक ठीक इमेज। अब संघ सेवा के काम करता है। संघ के ऐसे बढ़िया यहाँ पर जयपुर में भी खूब अच्छे-अच्छे केंद्र हैं। अब बीजेपी से रिलेट करके इसका क्या मतलब है? तो संघ जो ये काम कर रहा है, अब गौ सेवा के काम करता है, जितने भी काम करता है, उसको देखने की दृष्टि वो अलग है। और वो राजनीति से अब संघ को उस तरह से देने भी लगे। नहीं तो पहले संघ को लिखते थे वो संघ के सरसंघ चालक को चीफ, आरएसएस चीफ। हमने उनको आग्रह किया कि नहीं, ये आरएसएस चीफ जैसा नहीं होता है, संघ में सरसंघ चालक बोलते हैं। तो ऐसे कर बहुत सारी बातें, टर्मिनोलॉजी भी मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आती थी। अब धीरे धीरे बहुत सारी बदल हुई है जी। तो ये तो आपने बात बताई, जैसे पत्रकारों के बीच में आपका जाना आना हुआ, बातचीत हुई। एक दौर में संघ को या संघ के कार्यकर्ताओं को प्रसिद्धि परांग मुख कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मीडिया में काम करने वाले लोगों में एक परसेप्शन ये बना कि संघ मीडिया विरोधी है, क्योंकि चूंकि एक दूरी रहती थी। तो क्या लगता है, प्रचार विभाग के सक्रिय होने के बाद में, काम करने के बाद में, ये जो धारणा थी, इसमें कहीं कमी आई होगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मीडिया का सेंटर नहीं था संघ। मीडिया के कोई संघ के न्यूज़ देने की बात नहीं थी। और मीडिया में वो लोग थे ज़्यादातर जो संघ को ठीक से समझते नहीं थे, समझना चाहते नहीं थे। संघ ने कभी इन सब बातों में का कंफ्यूजन नहीं था संघ को। नहीं, जैसे आपने शुरू से डॉक्टर साहब, जब संघ का डॉक्टर साहब के समय, उस समय नागपुर में जो पत्र लिखते थे, छपते थे, उनमें जाकर संघ की न्यूज़ देकर आते थे, छपती थी। वो उसका संघ का विरोध नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे संघ को समझने वाले लोग पैदा हुए, चलने लगे, तो संघ को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, और वो छाप रहा है दूसरा, तो उससे फिर दूरी बनानी रखनी पड़ेगी, और क्या करेंगे उससे। हाँ, यदि वो गलत जानकारियां देते हैं तो इस तरीके की बात होती है। आपने अभी चर्चा में एक बात कही कि संपर्क विभाग में काम करते हुए भी आपको ये अनुभव आ रहा है कि जहां संघ का कार्यकर्ता पहुंचता है, उसके बहुत पहले संघ किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंच चुका होता है, लेकिन वो किस तरीके से पहुंचा है, किन लोगों के माध्यम से पहुंचा है, किन बातों को लेकर पहुंचा है, ऐसे में क्या ये लगता नहीं है कि अभी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिन तक मूल विचार, मूल बात वो नहीं पहुंच पाई है और विरोध पहले पहुंच गया है? तो क्या प्रचार विभाग जैसे आयाम जो है संघ के, क्या बहुत देरी नहीं हो गई प्रारंभ करने में? संघ में करूँ ना, संघ में डॉक्टर साहब से शुरू किया है। ये तो विभाग खड़े करना अलग विषय है। विभाग तो जब लगता है कि अब बड़ा काम हो रहा है तो उसकी भी जरूरत होती है, तो वो करते हैं। लेकिन संघ ने इन सब बातों का, पांजन ने ये कब शुरू कर दिए? 48-49 में शुरू कर दिए। राजधर्म पुस्तक कब शुरू कर दिए? संघ ने इन बातों में कभी अपना रिजर्वेशन नहीं रखी। हाँ, विभाग कब खड़ा करना है और कब क्या करना है, ये संघ की आवश्यकता के हिसाब से होता है जी। तो बाकी संघ में इन बातों, संपर्क विभाग है। अब संपर्क विभाग, डॉक्टर साहब भी संपर्क करते थे, आज भी हम संपर्क कर रहे हैं। आज संपर्क विभाग है, उस समय नहीं था। चलिए थोड़ी दिशा बदलते हैं इस चर्चा की। आपका जो है जिस तरीके से परिवेश रहा, बहुत सारे बड़े प्रचारकों के साथ में मिलना जुलना रहा, अखिल भारतीय स्तर के भी बहुत सारे अधिकारियों से, प्रचारकों से मिलना जुलना रहा होगा। ऊपर के जो अखिल भारतीय स्तर के कुछ प्रचारकों की बात करें, उनके साथ के कोई संस्मरण आपको बचपन के या युवावस्था के, या फिर उनके साथ तो निरंतर कुछ न कुछ नया सीखने
को मिलता है। कोई ऐसे संस्मरण ध्यान में आ रहे हैं जो दर्शकों तक जाने चाहिए? मेरे पिताजी सुनाते हैं कि मैं 2.5-3 साल का रहा। हुँ, बाबा साहब आपटे संघ के बड़े ज्येष्ठ प्रचारक रहे। हुँ, तो मेरे को पिताजी उनसे मिलवाने गए, आशीर्वाद दिलाने गए 2.5-3 साल का। हुँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है? तो विवेक। तो उन्होंने कहा विवेकपूर्ण व्यवहार करना जीवन में। अच्छा। तो ऐसी बातें बता के भाई आशीर्वाद है ये। जी। ऐसे संतों का आशीर्वाद है। ऐसे ही संघ के सभी तरह के, मैं संप्रचार विभाग में, संपर्क में जहाँ भी रहा हूँ, तो अखिल भारतीय अधिकारियों के साथ बहुत मिलना जुलना सहजता से ही होता है, और बहुत सहज भी होते भी है, कोई बहुत अलग आडंबर तो है नहीं। हुँ, हुँ। तो संघ में लेकिन सबके साथ में ये लगता है कि स्पष्टता बहुत ज्यादा है। एक संघ का काम करते हुए विश्वास कि ये हमारा काम निश्चित विजयी होगा। नीचे कई बार मन में दुविधा होती है, लेकिन अखिल भारतीय अधिकारी, सरसंघ चालक जी, इनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई कितनी स्पष्टता है। हुँ, हुँ। ये उनसे मिलने के बाद में अपने मन में क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, ऐसा नहीं है। हम जो कर रहे हैं ना, अब जैसे कई बार लगता है कि अब ये हो गया और ये हो गया और ऐसा हो रहा है, तो हम क्या, हुँ। तो उनके मन में बहुत स्पष्टता है, क्योंकि ये ईश्वर ही कार्य है, ईश्वर दिन तय करने वाला है। एक व्यक्तिगत प्रश्न और मैं करूँगा आपसे कि सामान्यतः एक सामान्य समाज के अनुसार यदि हम बात करते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं। किसी के पास, संघ के कार्यकर्ता के पास 25 घंटे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए, संघ के लिए, संगठन के लिए समय लगाते हैं। अब चूँकि आपको तो परिवेश उस प्रकार का मिला कि पिताजी प्रचारक थे, बचपन से आप प्रचारकों की गोद में खेले होंगे। आपका जब विवाह हो गया, उसके बाद में जब आपकी घर गृहस्थी बनी, तो क्या इस बात को लेके कोई खटपट नहीं हुई, कोई वाद विवाद नहीं हुआ कि आप इतना समय संघ के काम में लगा देते हैं, यदि ये समय आप अपने व्यापार में लगाएंगे तो आर्थिक रूप से और उन्नति होगी? तो ये जो स्थिति है, कई बार होता है ना, नया व्यक्ति परिवार में आता है, किस तरह से सहजता बनती है, क्या कुछ इस तरह के अनुभव आपको भी देखने पड़े? बहुत सहज है, तो बहुत ऐसा कोई विशेष बात नहीं है भाई। समाज जीवन में व्यक्ति के आदर्श कौन है? वो जो ज्यादा पैसे कमाता है, जो ज्यादा परिवार में, उन लोगों को लगता है कि सब लोगों को कि ये तो फालतू घूमने वाला व्यक्ति है। हुँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा विवाह हुआ और हमारे पिताजी ने सायं में विवाह किया था, तो रात को 12 बजे तो हम घर आ गए, और उसके अगले दिन मैं संग स्थान पर था। तो ऐसे मेरी पत्नी को जिस दिन भी लगता है ना कि ये आज संग स्थान नहीं गए, वो किसी को पूछती कहीं ये कुछ कह नहीं रहे, तबीयत तो नहीं खराब है इनकी। हुँ, हुँ। तो जिस तरह से अभ्यास डालने की बात है परिवार को, जी। उनको लगता है कि आज मैं अगर इतने वर्षों में उनको लगे कि आज शाखा नहीं गए, आज शाम को किसी से मिलने नहीं गए, तो इनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, कोई विशेष विशेष नहीं, ये तो स्थिति अब आई होगी ना, मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूँ जब विवाह हुआ ही था। वो भी बताता हूँ, हाँ। वो भी बताता हूँ। देखो क्या है, संघ की पुण्याई कैसी है इसलिए बता। मेरी पत्नी, विवाह हो गया और बाद में ध्यान में आया कि इसको साइकेट्रिक पेशेंट है। अच्छा। हमारे घर में मेरी माँ बहुत सक्रिय, हम सब लोग बहुत सक्रिय लोग, तो वो क्योंकि दवा खाने के कारण और दवा चुपके से खाने के कारण पता ही लगता था क्या तकलीफ है। हुँ, हुँ। फिर उनके घर में भी विरोध शुरू हो गया। हुँ। तो ये स्टेज आ गई कि वो अपने मायके में, मैं दिल्ली में, अच्छा। और ये हो गया कि अब निभेगी नहीं। हुँ, हुँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, ये संघ, हम दोनों संघ के स्वयंसेवक हैं, हमारे घर में ये बिल्कुल नहीं होगा, जाओ उनको लेकर। हुँ। तो मैं गया तो उनका भाई स्टेशन पे मिला, कि हुँ। पिताजी नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा मेरे पिताजी ने आदेश किया है कि लेकर आना है। तो मैंने उनके पिताजी को कहा कि देखो आप ये आप क्या व्यवहार करते हो हुँ। कि मैं अलग हूँ हुँ। और ये अलग है, आप अलग हो, ये आपकी है, मैं आपका नहीं हूँ। आप कहो कि ये बीमार है, हाँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं इसको आज ले जाऊंगा, आज के बाद कभी कंप्लेंट नहीं करूंगा, वैसे कर कर। तो ये जो संघ के मेरे मतलब संस्कार है ना, हुँ, हुँ। आज हर घर में देखो किसी भी बात पर झगड़ा होता है, किसी बात पर ये होता है कि नहीं इसके साथ नहीं रहना। हुँ, हुँ। और मैं कहता हूँ भाई, हम आज 30 साल हो गए, वो जो परिस्थितियां आज भी वैसी कभी कभी हो जाती है, बीमारी तो ऐसी है, तो हुँ, हुँ। लेकिन सब लोग आराम से रहते हैं। सबको पता है कि भाई ये गोली खाएगी, देर से उठेगी, सब चीजें होगी, हुँ, हुँ। तो सब सब व्यवस्थाएं बनती हैं। जी। तो संघ में इन, क्योंकि
कष्ट जिन्होंने देखे नहीं होते, जिन्होंने इन सब चीज़ों को देखा नहीं होता, उनको बड़े भारी लगते हैं, हम लोगों को बहुत सहज लगते हैं। इसलिए ऐसा कोई वही उसको लगता है, कई बार लगता होगा, कई बार उसने कहा कि तुम ये नहीं देते, तुम समय नहीं देते। हमारे ससुर साहब ने भी कहा, हमारे साले ने भी कहा कि अरे तुम व्यापार करते हो और समय नहीं देते, ये नहीं करते। तो मेरे को ये लगता है कि उन्होंने कहा, मैंने सुनी, उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज मेरे बच्चे भी संघ के कार्यकर्ता है। मेरा बेटा जो छोटा वाला एमडी अभी कर रहा है एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, कल से वर्क करने जा रहा है, 15 दिन वहाँ रहेगा। तो ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। जी, बहुत प्रेरक बात ये निकल कर आई है कि किस तरीके से आप सामंजस्य बना सकते हैं। कहते हैं ना कि तोड़ने के लिए बहुत अधिक समय नहीं लगता है, कुछ ही क्षणों में आप किसी भी रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं, अपने मित्रों को भी अपने आप से अलग कर सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते बनाए रखने में आपको काफी समय लगता है। और वास्तव में संघ यदि इस तरह की चीजें सिखाता है तो आप समझ सकते हैं, दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिवार कैसे इकट्ठा रहे, मित्र मंडली कैसे इकट्ठा रहे, और आपका आसपास का जो समाज में भी समरसता तभी बढ़ती है जब आप परिवार को एकजुट रख पाने में सफल होते हैं। आपने बताया व्यापार की जो बात रही खासतौर पर, इसमें भी एक बाहर से यदि देखते हैं तो दो दृष्टि दिखती हैं। एक संघ का कार्यकर्ता व्यापार करता है और एक सामान्य व्यक्ति व्यापार करता है। सामान्य व्यक्ति जो व्यापार करता है उसको अपना व्यापार चलाने के लिए कई तरह के हथकंडे, तिकड़मबाजी ये सब होती है। चूंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से संघ जीवन में है तो व्यापार भी उससे अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सामना करना पड़ रहा है क्या? घोर चुनौती रहती है। देखिए क्या है, मैं तो ये मानता हूँ सतयुग में एक हरिश्चंद्र हुए, वो सतयुग में सब सच बोलते थे, तो हरिश्चंद्र को इतना कष्ट क्यों हुआ? तो आज अगर किसी एक सिद्धांत पर आप चलेंगे तो भगवान ने सब तरह के टेस्ट लेने हैं, आपका ये तय है। तो मेरा व्यापार, मैंने जिनको व्यापार शुरू कराए, मेरे जिसको कहते हैं ना मेरे शिष्य रहे, उनकी एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियां होंगी, मेरी एक फैक्ट्री चलाने की दिक्कत आती है। अच्छा, फैक्ट्री चलने की बहुत संभावना है, रोज लगता है कि बंद कर दे, लेकिन भगवान की कृपा रहती है। अभी बेटा भी, बड़ा बेटा, वो इंजीनियरिंग कर एक अमेरिकन कंपनी में अमेरिका जाऊंगा, अब ये सब चल रहा था। मैंने कहा यार ये फैक्ट्री कौन चलाएगा, तो उसने छोड़ दी। मेरे को चमत्कारिक, बाकी सब लोगों ने कहा इसको क्यों परेशान करते हो, लेकिन छोड़ दी। कष्ट होता है लेकिन सेटिस्फेक्शन कैसा मिलता है। मेरी जो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना जी, मैं जिनके पास जाता हूँ ना, मैं 99% लोगों ने मेरे तारीफ इतनी करते हैं कि मेरे को खूब आनंद आता है। अब प्रोडक्ट की बिग वॉल्यूम नहीं है, सेल वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हमारा परिवार तो ठीक से चल रहा है। इसलिए हमको 4 गाड़ियां चाहिए या नहीं चाहिए, ये मेरी आवश्यकता भी नहीं है जी, और हमारे बच्चों की भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। सब किसी को नहीं लगता कि भाई ये चाहिए। हाँ, जिंदगी में जितनी आवश्यकता है, जैसे विवाह करना है, ये करना है, सब काम भगवान ऐसे करता है ना, चमत्कार की तरह से करता है। वो तो अब इतना साल हो गया, अनुभव हो गया, इसलिए इन बातों का डर नहीं लगता। लोग कहते हैं यार बेईमानी हो गई, इस तरह से बना लो, दुनिया ऐसे करती है। और कई लोगों ने कहा, मैंने कहा अब जिंदगी मेरी 60 साल की हो गई, अब क्या बेईमानी करने जाएंगे। और भगवान ने ये आनंद दिया कि संघ के कार्यकर्ता के नाते जो हमने प्रयोग किए, जितने भी प्रोडक्ट बनाए जी, वो उसकी यश इतना मिलता है। चिकित्सक हो सकता है कि आज के ज़माने के हिसाब से कुछ हम देते नहीं हो तो नहीं लिखता हो, कम लिखता हो, लेकिन उसके घर में बीमारी होती है। मैं किसी चिकित्सक के यहाँ जाऊंगा, उनकी पत्नी मिलेगी, क्योंकि हमको बीमारी बुखार होता है ना तो आपकी दवा से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो इतना आनंद है और क्या है। ये बड़ी बात है कि जब लोगों के पास में इनके प्रोडक्ट पहुंचते हैं और वो जब तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो आनंद आता है। मुझे याद आता है एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत का जो विचार है और पश्चिम का विचार है उसमें अंतर क्या है। पश्चिम का विचार केवल शरीर के सुख की बात करता है, वहीं दीनदयाल जी उपाध्याय कहते हैं शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। और सामान्य व्यक्ति इनमें अंतर, सब में अंतर नहीं कर पाता। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का, इनका सबका आनंद अलग अलग है। आप इसको इस तरीके से भी महसूस कर सकते हैं कि यदि आप भोजन कर रहे हैं, 4 रोटी आपकी थाली में है, एक भूखा व्यक्ति आता है आपसे रोटी मांगता है, आपने 2 रोटी उसको दे दी, 2 रोटी आपने खा ली, किस प्रकार का आनंद हुआ, किसको आनंद मिला। इसी तरह से यदि कोई लेखक है, कवि है, उसने 4 पंक्तियां लिखी और किसी मंच पर जाके वो सुनाता है और सामने से दाद उठती है, वाह वाह, तो किसको आनंद मिलता है? बुद्धि को आनंद मिलता है। ठीक इसी प्रकार का आनंद जो है वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, उसी प्रकार का आनंद विवेक जी ले रहे हैं। और दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि
विवेक जी के जो व्यापार व्यवसाय की हम बात कर रहे थे, आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने का इनका काम है और चाय के विकल्प के रूप में भी एक बहुत बेहतरीन चीज इन्होंने बना रखी है। आप कमेंट करके यदि पूछेंगे तो हम उसका जवाब अवश्य देंगे। और भी आयुर्वेद से जुड़े हुए, जीवन शैली से जुड़े हुए बहुत से उत्पाद इनके बनाए जाते हैं, उस पर कभी अलग से भी एपिसोड करेंगे। खैर, ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। अब चाहेंगे कि दर्शकों के लिए, जो खासतौर पर नए आज संघ से जुड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, नए स्वयंसेवक हैं, नौजवान हैं, या जिनको संघ के बारे में जानकारी नहीं है, शताब्दी वर्ष के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं थोड़ा पढ़ने का भी शौक है, तो एक विवेकानंद जी की कुछ भविष्यवाणियां हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ऐसा दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि भारत वहाँ पुनः उस स्थान पर होगी, उससे भी और मतलब उदित जी। उस भाव से भारत माँ उस स्थान पे होगी, और वो समय अभी चल रहा है। हम्म। उन्होंने कहा था 1890 और 1900 के बीच में कहा था, और उन्होंने कहा 100 साल बाद भारत, आज दुनिया में ये सारे चित्र दिख रहे हैं। जी। दुनिया में जिनकी आप कल्पना नहीं करते थे, विश्व योग दिवस, दुनिया में आप देखो ये जो जिनको मुस्लिम राष्ट्र बोलते हैं वहाँ योग आयुर्वेद लोग कितना कर रहे हैं। अभी एक अपने अधिकारी जो विश्व विभाग देखते हैं वो आए थे, इंग्लैंड में ऐसे स्कूल खुल गए जिनमें 7वीं तक संस्कृत अनिवार्य है, रोज गीता पढ़ाई जाती है। दुनिया में भारत का चिंतन, भारत का विचार, भारत माता को उस भाव से देखने का भाव बहुत प्रभावी ढंग से बढ़ रहा है। तो ये समय है हमारे जीवन में, हमारे अपने इस काल में हम देख रहे हैं। तो इस आनंद को ऐसे बाहर बैठकर नहीं लिया जा सकता। शताब्दी वर्ष में जितनी भी संघ ने आग्रह किया है कि जो सक्रिय शक्ति है, जो सुप्त शक्ति है, जो सज्जन शक्ति है समाज की, सब मिलकर इस भारत माँ को उस स्थान पर पहुंचाने के लिए सबने अपना योगदान करना है। आप जहाँ कर रहे हैं, हमको सहयोग चाहिए तो हम सहयोग करेंगे। आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास आइए, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो ये सब मिलकर ये जो अगले 2-3-4 वर्ष है, शताब्दी वर्ष का आग्रह ये है कि सब मिलकर इस भारत का चिंतन, भारत का विचार जो दुनिया हमारी तरफ देख रही है, वो दुनिया में प्रभावी ढंग से उसको रखेंगे। और इसमें भी जो हमारी कुछ कमियां समाज में खड़ी हुई हैं, जैसे परिवार की टूटन है, तो परिवार प्रबोधन का आग्रह किया कि हम अपने परिवार में बैठे, सप्ताह में एक बार बैठे, कुछ गपशप करें, कुछ मिल बातचीत करें, कुछ खेलें। ऐसे ही समाज में जातियों के भेद खड़े कर कर लोग बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं समाज का। तो हम अपने जीवन में तो व्यवहार करें कि जातियों के भेद भारत की परंपरा नहीं। भारत में तो आत्मा तो सर्वभूतेषु बोलते हैं, सब में उस आत्मा को देखते हैं। तो ऐसी आत्मा में हम कैसे व्यवहार कर सकते हैं छुआछूत का। ऐसे ही पर्यावरण है, तो पर्यावरण में सबको एक पेड़ लगाना, उसकी रक्षा करना, पानी का उपयोग कैसे करना ये ध्यान में करना, पानी बर्बाद नहीं करना, और पॉलीथीन, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग कर कर हम ये चाहते हैं संघ का जो चिंतन है शताब्दी वर्ष में, कि हम अपने जीवन के व्यवहार से और समाज जीवन में इन बातों को बढ़ाएं। समाज में नागरिक अनुशासन, कहाँ कचरा फेंकना है, कहाँ थूकना है, ये हमको नहीं सिखाना पड़ेगा क्या। अपने स्वत्व का जागरण करना है, स्व के भाव का जागरण करना है, ये से सब बातों को लेकर हम समाज में जाने वाले हैं शताब्दी वर्ष में। तो हम सब लोग समाज के, मैं जिनसे मिलने जाता हूँ अभी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलने जाता हूँ, संपर्क विभाग में काम ही बड़े लोगों से मिलने का है। तो सबके मन को यही बात करते हैं, सब कहते हैं कि हाँ हम ये करते हैं, ये कर लेंगे, ये जो रह गई है ये ठीक कर लेंगे। तो ये जो जीवन है, और मैं एक बात और कहता हूँ जी। कि ये संघ में विश्वास, जो शिव और पार्वती का ना, श्रद्धा और विश्वास, जी। ये संघ के जीवन में आसानी से सीख सकते हैं। आप कितनी भी भक्ति करो वैसे नहीं सीखते, संघ में सीखते हैं। मैं अयोध्या गया, जब मुलायम सिंह जी ने कहा कि परिंदा पर नहीं मारेगा, कार सेवा के समय। कार सेवा। तो क्योंकि घर का बड़ा था और मेरे पिताजी संघ के जिला कार्यवाह थे, तो सबका था कि ये नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। पिताजी ने तुरंत कहा जाओ। अब वो जो अनुभव है ना, वो जीवन का ऐसा अनुभव है कि मेरे सामने गोलियां चली, मैं जहाँ था, और कैसे कैसे हम वहाँ गए। तो ये सब चीज़ें
ईश्वर की बनाई हुई है और ये तय है कि भारत माँ पुनः उस स्थान पर आएगी, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। हम और आप तो उसके निमित्त मात्र हैं। तो भगवान ने राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी की विजय होनी थी। तो जो उस समय वानर थे वो ये सोच के कि राम जी की विजय होनी है, अपने घर में सोए नहीं। हनुमान जी सबने अपने प्रयास खूब किए। इसलिए समाज में जितने लोग हैं, मेरा आग्रह है सब लोग इस भारत के उदय के समय में भारत माँ पुनः उस स्थान पर दिखती है, सब दुनिया हमारी मार्गदर्शन में आगे बढ़ने वाली है, तो उस समय सब लोग कुछ ना कुछ अपना योगदान करें। सब लोग अपना अपना योगदान करें और देश तभी आगे बढ़ता है। जैसा स्वामी विवेकानंद को इन्होंने उद्धृत किया, निश्चित रूप से मैंने भी कहीं पंक्तियां पढ़ी थी कि उन्होंने एक बार कहा कि भारत फिर से किस प्रकार से खड़ा होगा, तो उन्होंने कहा खेत से, खलिहान से, मोची के मकान से, नाई की दुकान से, सागर से, नदी से, बाजारों से, स्कूलों से, महाविद्यालयों से, जहां जहां ये भारत है वहां से ये भारत उठ खड़ा होगा। और तब उठ खड़ा होगा जब आप जिस क्षेत्र में हैं वहां आप अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी राष्ट्रभक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सामने संकट आते हैं तो भी मुस्कुराते हुए उनका आप सामना करते हैं। विवेक जी से चर्चा हुई और अनेक प्रकार के प्रसंग भी निकल कर आए, अनेक प्रकार की दुविधाओं में से भी किस तरीके से हंस के आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा भी संकेत इनके संस्मरण जो हमने सुने उनसे निश्चित रूप से ये सुनने को, समझने को मिला। क्या कहना है आपका इस एपिसोड पर? क्या कहना है आपका संघ के शताब्दी वर्ष पर? क्या कहना है? तमाम तरह की जो चर्चा हुई है उसको लेके आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी एक और ऐसी शख्सियत के साथ, किसी एक और ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनका संघ के साथ में जुड़ाव है 5 दशक से अधिक का। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इस पर भी अपने विचार अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।